नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा सरकार पर हमलावर हुए हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र से पूर्व ही राज्य में जनता के हित में बजट से कितने पैसे खर्च हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से सारी बातें उन्होंने कही है। हालांकि आपको बता दें कि बजट के साथ साथ राज्य की विधि व्यवस्था पर भी लगे हाथ उन्होंने निशाना साधा है। देखिए इस खबर में क्या कुछ वो कह रहे हैं। पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये बजट का समय है। भारत में जो हम लोगों की केंद्र की सरकार है वो तो कर ही रही है इसमें चर्चा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अब झारखंड में भी बजट सत्र चालू होने वाला है और क्योंकि झारखंड में बजट सत्र का भी समय आ गया है, ये एक समय होता है वर्ष में जब जनता सरकार से जवाबदेही मांगती है और जवाब पूछना चाहती है सरकार से कि आपने वित्तीय परिस्थितियों को, आर्थिक स्थिति को आपने कैसे संभाला है और हमारे विकास के काम कैसे हुए हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता के द्वारा हमारी प्रयास, हमारी चेष्टा होगी कि हम एक आईना उठाएं झारखंड सरकार पे। जैसे देश में बहुत महत्ता से, बहुत गहराई से भारत के बजट को देखा जाता है, वैसे जरूरी है कि हम लोग झारखंड की भी बजट को और झारखंड की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं इनको भी हम लोग बड़ी बारीकी से देखें। और आज उसी के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कुछ बिंदु जो है आपके समक्ष में रखना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ बड़े डिटेल में हम लोगों ने इसको तैयार किया है। ये जो है विस्तृत रूप से आपको पेश किया जाएगा, आपको दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग जरूर कुछ ना कुछ प्रश्नों का सवाल जवाब करें। लेकिन आगे भी आप लोगों को अगर इस विषय पे और कोई लंबी चर्चा करनी हो तो आप बताएं और हम लोग ये चर्चा अवश्य करें। जो हम लोगों की बातें हैं आज, उन्हें मैं आरंभ करना चाहता हूं एक विशेष संदेश के साथ। और वो विशेष और महत्वपूर्ण संदेश हमारी जनता, झारखंड की जनता के लिए ये है, अपार साधन अयोग्य सरकार। अपार साधन अयोग्य सरकार यानी कि आप जब सरकार के बयान देखें, सरकार की बातें सुने, तो सरकार निरंतर यही कहती है कि हमारे पास साधन नहीं है, केंद्र सरकार से हमें साधन नहीं मिल रहे हैं, या पिछली सरकार ने हम लोगों पे ऐसा बोझ डाल दिया है कि हम लोग विकास के कार्य कर नहीं सक पा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग इसका खारिज करते हैं और आज आंकड़ों के आधार पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस सरकार के पास साधन की कोई कमी नहीं है, अपार साधन है विकास के कार्य करने के लिए। देखिए, झारखंड सरकार इस वर्ष, ये जो वित्तीय वर्ष 2022 का जो चल रहा है, इसमें सरकार के जो बजट है उसका 91,277 करोड़ का बजट है। 91,277 करोड़ का बजट है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ इस 90-51,000 का जो बजट है, 91,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें से 40,000 करोड़ तो आपको केंद्र सरकार देगी। और अगर हम पिछले वर्ष का अगर हम तुलना करें तब हमें नजर आता है कि करीब 20% बढ़ा है इन लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा योगदान। यानी पिछले वित्तीय वर्ष फिस्कल 21 जिसको कहते हैं, फिस्कल 21 में हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को 33,000 करोड़ दिए थे। ये हम लोगों का योगदान था। अब इस वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है, जो मार्च 31 को खत्म होगा, इसमें हम लोगों ने 40,000 करोड़ हम लोगों ने राज्य सरकार को दिया। ये वृद्धि 20% है। तो इसलिए कहना कि केंद्र की तरफ से हम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, हम लोगों को योगदान नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग खारिज कर रहे हैं। दूसरा, कुल मिलाकर आज, और इस पे बहुत विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को आंकड़े दूंगा, कुल मिलाकर आज तक डीएमएफटी के द्वारा यानी खनिज मद के द्वारा करीब 7,000 करोड़ राज्य सरकार को मिले हैं। कई जिलों में ये पैसे आए, हजारीबाग, रामगढ़ में बड़े पैमाने पे ये पैसे आए, लेकिन इनका भी दुरुपयोग हो रहा है, इन पे भी खर्चा नहीं हो रहा है, इनका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ भी आपको एक राजस्व का एक स्रोत है और वो है डीएमएफटी, उसका भी आज के समय दुरुपयोग हो रहा है। और तीसरा, अभी जो बजट जिसकी घोषणा हुई है उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों को 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, राज्यों को कुल मिला
1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो आप 50 वर्ष आप ले सकते हैं इसको वापस देने के लिए, और आपको इसमें कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये ब्याज मुक्त आपको 1 लाख करोड़ तक का हम लोग साधन देने को तैयार है। यानी कि ये जो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है, इसमें मैं साफ साफ झारखंड सरकार से पूछना चाहूंगा, आप बजट की तैयारी कर रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी माननीय वित्त मंत्री हैं झारखंड के, मैं उरांव जी से और हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहूंगा कि जब केंद्र सरकार के द्वारा आपको 1 लाख करोड़ का प्रावधान है, आप इसका सदुपयोग कैसे करेंगे? और ये सदुपयोग अभी तक तो साथियों नहीं हो पाया। विकास के काम आज के समय झारखंड पे ठप पड़े हैं, और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अभी जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, और इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लंबा हम लोगों को समझाया है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्राथमिकता दी गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश। जब हम सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, या हम लोग किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान करते हैं, ये सब निवेश होते हैं। और जब निवेश होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तब हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत जबरदस्त योगदान मिलता है। यानी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो 1 रुपए का 3 गुना होता है। अगर आप 1 रुपए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में लोगों के तनख्वाह वगैरह में दे दें, तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में 1 रुपए का होता है। लेकिन जब आप निवेश करते हैं, आप एक सड़क बनाते हैं, एक पुल बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तो 1 रुपए का प्रभाव, 1 रुपए का प्रभाव सिर्फ 1 रुपए नहीं होता है, वो बढ़ते बढ़ते 3 रुपए का उसका प्रभाव होता है। ये इकोनॉमिक मल्टीप्लायर कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। लेकिन दुखद बात कि इस सरकार में जो उनका पहला बजट था और दूसरा बजट है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर दे किया जा रहा है, जब और राज्यों में और भारत सरकार में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने लगे हैं हम लोग, और जहां हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, जहां हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वो 19-20% खर्च कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सिर्फ 17% खर्च कर रहे हैं। और 2% बहुत होता है। जब 90,000 करोड़ का आपका बजट है, तो 2% का महत्व होता है, यानी कि 1800 करोड़। 1800 करोड़ में बहुत कुछ काम हो सकता है। अभी हम भदानी नगर में थे, जो हम लोगों का एक क्षेत्र है रामगढ़ में, वहां उत्कमा चौक से लेकर टोल प्लाजा तक एक सड़क बनानी है, जो बहुत वर्षों से अभी तक हम लोगों को पास कराते रहे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में झारखंड सरकार ने इसको अभी तक किया नहीं। वो 100 करोड़ की सड़क है, वो 100 करोड़ की सड़क बन जाएगी। जो मैंने कहा कि हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो 100 करोड़ की अगर सड़क बनेगी तो जनता को इतना लाभ होगा, यातायात को और लोगों के बिजनेस में, लोगों के व्यापार में इतना फायदा होगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जब सड़कें नहीं बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो हम लोगों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा, इसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर नहीं दिखेगा। और साथ साथ अगर हम लोग आंकड़े देखें कि जो सामाजिक कल्याण में हम लोगों को खर्चा करना हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जिसमें हम लोग आज के समय, आप सबको मालूम है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य के विषय में कितने पीछे है। स्वास्थ्य में आज हम लोग 19 जो बड़े राज्यों में हैं, उनमें से हम 13वीं स्थान में हैं। स्वास्थ्य में 19 बड़े राज्यों में झारखंड आज के समय 13वीं स्थान में है, क्योंकि स्वास्थ्य पे कोई निवेश नहीं हो रहा है। महिला और बाल विकास की अगर हम बात करें, वहां केंद्र सरकार से 75,000 करोड़ दिया गया था, अभी तक राज्य सरकार ने सिर्फ 22 करोड़ इसका खर्चा किया है इस वित्तीय वर्ष में। कृषि क्षेत्र में अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि जहां राज्य सरकार को पैसे ही पैसे मिल रहे हैं केंद्र सरकार से, वो पैसे खर्च हो ही नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण विकास में, मनरेगा में जो आपको 900 करोड़ मिले हैं, उसमें से जो ऑडिट हुआ है पता चला है कि 75% इस 900 करोड़ में इसमें ढांडलेबाजी हुई। पेयजल और स्वच्छता में जहां खर्चा होना है, ये सब आंकड़े आपको मैं दूंगा, आप नजर अगर आप देखें, ये सब जो सामाजिक कल्याण के जो क्षेत्र हैं, इन सब जगह जो सही खर्चा होना चाहिए वो खर्चा नहीं होता। अंत में मैं आपको बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ। जो डीवीसी कमांड एरिया में जो हमारे जो जिले हैं, उनको 2 महीने ऐसे त्रस्त किया गया, क्योंकि बिजली का जो बकाया था वो दिया ही नहीं गया। हजारों करोड़ का बकाया है जो ये सरकार डीवीसी को नहीं दे रही है, और डीवीसी का फिर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग 2-2.5 महीने एकदम अंधकार में रहे, और जो सब इस राज्य के
नेता हैं और मुख्य रूप से माने मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं और क्षेत्र को अंधेरे में डुबा रहे हैं। ये हालत आई हुई है क्योंकि आपके पास अपार साधन है, तब भी आप डीवीसी को बकाया देने को तैयार नहीं है। डीवीसी को बकाया नहीं देते हैं, डीवीसी को कोयला खरीदने की क्षमता नहीं होती है, बिजली का सप्लाई नहीं होता है। अब आप सोचिए, ना उद्योग चल सकता है, ना स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा सकती हैं, ना शिक्षा को हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अंधकार में रह रहे हैं, हम अंधेरे में रह रहे हैं, क्योंकि जो आपको वित्तीय, जो आपको सही तरीके से आपको संभालना चाहिए, आप नहीं संभाल रहे हैं। ये कुप्रबंधन के कारण आर्थिक व्यवस्था जो है और सबकी हालात जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। एक मैं आप लोगों को खास में बात डीएमएफटी के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि डीएमएफटी में कोई पारदर्शिता आज के समय झारखंड सरकार में नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। हम जब सब राज्यों को देखें, पूरे देश में देखें, तो आज नंबर 2 स्थान पे झारखंड है। झारखंड नंबर 2 स्थान पे है। हम लोगों से ज्यादा सिर्फ ओडिशा को पैसे मिलते हैं। और ये सब जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये आपको राज्य सरकार नहीं दे रही है। ये आंकड़े हमने सदन में प्रश्न पूछकर मुझे ये आंकड़े मिले हैं, मुझे ये सब जानकारी मिली है। लेकिन आप राज्य सरकार से बोलिए कि आप पारदर्शिता से बताइए कि जो 7,000 करोड़ आपको मिले हैं डीएमएफटी के द्वारा, उसका खर्चा कैसे हुआ है। हर जिले में इसको पारदर्शिता के साथ इसको दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े, ये जो मामला है, इसमें कोई किसी की जानकारी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैंने सदन में प्रश्न पूछकर ये आंकड़े में लाया हूं, मैं बता दूं आपको कि आज के समय ये जनवरी 2021 तक, यानी कि 1 साल पहले के आंकड़े हैं जो हम लोगों को लोकसभा से मिले हैं, उसमें झारखंड सरकार को 6,533 करोड़ मिले। इससे ज्यादा सिर्फ ओडिशा को मिले हैं, जिनको करीब 12,000 करोड़ मिले। छत्तीसगढ़ भी हमसे पीछे है, छत्तीसगढ़ भी हमसे पीछे है। यानी कि डीएमएफटी के जो करीब 7,000 करोड़ हम लोगों को मिले हैं, वो देश में हम लोगों को नंबर 2 स्थान पे मिल जाते हैं। और अगर अब हम देखें डीएमएफटी के, अगर हम पैसे देखें कि हमारे हर जिले में किसको कितना मिला है, तो धनबाद को सबसे ज्यादा मिला है, 1,600 करोड़ मिला है। उसके बाद रामगढ़ को मिला है, रामगढ़ छोटा जिला है, लेकिन रामगढ़ को करीब 750 करोड़ मिल चुके हैं। अभी इन आंकड़ों का मैंने मुआयना किया है, अब रामगढ़ को करीब 900 करोड़ डीएमएफटी के द्वारा मिल गए। लेकिन यहाँ भी प्रशासन और प्रशासन कोई अधिकारी पारदर्शिता से हमें नहीं बता सकते हैं कि खर्चा कहाँ हुआ है, उसका सही तरीके थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप देख लेंगे, ये सब डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, सब आपको दे रहा हूँ कि कितने हमारे जिलों में कितने पैसे गए हैं। इन पैसे का हिसाब जनता मांग रही है। बजट अभी माननीय वित्त मंत्री जी श्री रामेश्वर उरांव जी इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आप डीएमएफटी का हिसाब दे सकते हैं, आप डीएमएफटी में थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये जो जनता का पैसा था, जो प्रभावित क्षेत्र है हमारे खनन के प्रभावित क्षेत्र में, उनमें इसका सदुपयोग हुआ है। और जो लोगों को, चाहे सामाजिक कल्याण का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, मैंने आपको मतकम्मा चौक की बात की, ऐसे बहुत सारे अनेकों सड़कें हैं हम लोगों के प्रभावित क्षेत्रों में जिसको नहीं बनाया जा रहा है। कोल की ट्रैफिक हो रही है, कोयले की चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता जो है त्रस्त हो रही है, डीएमएफटी का दुरुपयोग हो रहा है। और जो 51,000 करोड़ 91,000 करोड़ का जो बजट है, इस बजट का भी कोई हम लोगों को जवाबदेही नहीं मिल रही है। और फिर यही बरगलाया जा रहा है जनता को बोल बोलकर कि हमारे पास साधन नहीं है। मैंने आपको पूरा हिसाब दिया है, मैंने आपको एकदम पारदर्शी तरीके से, आपको साफ तरीके से समझाया है कि सरकार के पास अपार साधन है, लेकिन सरकार अयोग्य है, इन साधन का खर्चा ठीक तरीके से नहीं कर सकती है, फंड्स अंडर यूटिलाइज्ड है। ये सब आपके सामने मैं प्रस्तुत करके आपको दूंगा। और हम लोगों को, पूरी जनता को, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक जिम्मेवार विपक्ष की पार्टी है, हम लोग इन सब आंकड़ों को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि जब आपके पास अपार साधन है तो विकास के काम आज के समय क्यों ठप है, और अगर खर्चे भी हो रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा इतना क्यों हो रहा है। और सब राज्यों से अगर हम लोग देखें तो हमारी तुलना में हम लोग सबसे पीछे हैं। विकास के काम में जिसमें प्राथमिकता देनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्राथमिकता देनी है, उसमें हम लोग सबसे पीछे हैं। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं, ये बिल्कुल अयोग्यता दर्शाती हैं और जनता को त्रस्त की हुई है। ये हम लोगों का कहना है। इन सब आंकड़ों को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जनता को जाकर ये सब बातें उजागर हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग की जिम्मेवारी है और ये हम लोग करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।